हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीकली अपडेट जहां पर पूरे वीक का रिकैप जो है हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे और साथ में बात करेंगे मार्केट में पूरा चल क्या रहा है। लेकिन मार्केट का व्यू पॉइंट देखें उससे पहले लेट्स गो टू द चार्ट्स एंड देखते हैं कि बिटकॉइन के साथ करंटली चार्ट्स में चल क्या रहा है। तो बिटकॉइन का प्राइस एनालिसिस जो है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो प्रीवियस वीडियोस में हम देखते हैं कि जिस तरह से हम स्पेकुलेट कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग कितना सिमिलर मूवमेंट जो है यहाँ पर करंटली है। जहां पर अगर हम देखेंगे प्रीवियस वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट कि जब बिटकॉइन के 44,100 $200 पे ट्रेड कर रही थी कि अगर करेक्शन का लेवल आता है हमको देखना ये बिटकॉइन की प्राइस $40,400 पे सपोर्ट बना के बाउंस करती है कि नहीं करते हैं। अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर करेक्शन यहाँ पर आया 44,500 के अराउंड से एंड फिर यहाँ पर प्राइस बाई तो सपोर्ट एग्जैक्टली $40,400 की जो हम बात करते हैं वहां पर बना एंड उसके बाद थोड़ा सा बाउंस। अब जब ये मूवमेंट आया था उसके बाद भी टॉक्ड अबाउट कि अब पॉसिबली बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर 43,500-700 तक जा सकती है एंड फिर उसके बाद करेक्शन का लेवल जहां पर $40,400 फिर से टेस्ट होगा और फिर हमको ये देखना है क्या वो ब्रेक होता है या होल्ड करता है। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस जो है उसके अंदर फिर से हमको एक जंप देखने को मिला एंड बिटकॉइन प्राइस अप्रॉक्सिमेटली $43,400 तक गई एंड उसके बाद फिर करेक्शन का लेवल आया फिर से यहाँ पर $40,400 का जो लेवल है वो यहाँ पर टेस्ट हुआ। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज देखने की ये थी कि सेकंड टाइम भी जब हमने यहाँ पर सपोर्ट को टेस्ट किया तो प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। तो उसी के लिए वी मेड अ वीडियो ऑन क्रिप्टो इंडिया अनकट्स। अगर आपने यहाँ पर फॉलो नहीं कर रखा है तो ये हमारा अनकट चैनल है जहाँ पर ऑन द गो इफ आई वांट टू कीप यू अपडेटेड मैं शेयर करता रहता हूँ और ऑल्ट्स को लेकर भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर आने वाली है तो सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं करा है। तो इस वीडियो के अंदर भी टॉक्ड अबाउट कि अभी जो मूवमेंट आया जहाँ पर $40,400 पे आने के बाद बिटकॉइन की प्राइस ने होल्ड किया एंड इस टाइम पे आई थिंक 42 के आसपास ही हम ट्रेड कर रहे थे। तो यहाँ पर अब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बिटकॉइन फिर से एक अनदर अपट्रेंड के लिए जा सकता है जहां पर जो लिमिटेशन की जोन हो जाएगी वो $45,000 की बन जाएगी एंड फिर वहां से करेक्शन का लेवल आ सकता है। अगर हम और ऊपर ब्रेक कर गए तो ये जो मूवमेंट है जो हम बात कर रहे हैं वो इनवैलिडेट हो सकता है क्योंकि पॉसिबली आई फील कि प्राइस को ऊपर तो जाना है लेकिन उससे पहले करेक्शन आना भी इंपॉर्टेंट है और करेक्शन कहीं ना कहीं ड्यू है और यूजुअली ऐसे जब करेक्शन होते हैं उससे पहले प्राइस एक एरिया पे काफी बार जाती है ताकि वो बुलिश सिनेरियो बना रहा है और फिर एकदम से डंप करती है। तो उसी अकॉर्डिंग आई फील कि यहाँ पर एक $45,000 तक का आप मान लीजिए $44,000 से लेके 45 का एरिया हो सकता है जहां पर अगर प्राइस जाके ऊपर ब्रेकआउट नहीं करती है तो फिर वो करेक्शन का लेवल आएगा एंड फिर वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी देखने की कि उस बारे में हम यहाँ पर $40,400 को ब्रेक करते हैं कि नहीं यहाँ पर करते हैं। करंटली वैसे अगर हम यहाँ पर फंडिंग रेट की बात करें तो फंडिंग रेट ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिव चल रही है। मार्केट ट्रेंड भी जो है अभी करंटली पॉजिटिव है जिस तरह से ओवरऑल बिटकॉइन के अंदर प्राइस मूवमेंट यहाँ पर चल रहा है। लेकिन की थिंग इज टू सी इज कि अभी यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस है जो ये मूव कर रही है 45 पे अगर जाती है तो वहाँ पर किस तरह का रिएक्शन होता है और मोर इंपॉर्टेंटली बिटकॉइन ETF जिसकी डेट जो है अब ज़्यादा दूर नहीं है मतलब 20 दिन बाकी है। पहला जो बिटकॉइन स्पॉट ETF आर्क इन्वेस्ट उसकी डेडलाइन आने के लिए सिर्फ 20 डेज बाकी हैं। तो क्या 20 डेज से पहले ही यहाँ पर बिटकॉइन ETF हमको अप्रूव होते हुए देखने को मिलता है? अगर वो होता है तो फिर यहाँ पर जो है 45 का लेवल है वो इजीली ब्रेक हो सकता है मतलब प्राइस जो है इजीली ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकती है। लेकिन अगर डिक्लाइन हुआ या कोई चीज़ है तो डिफरेंट जाएगी। जो पॉसिबली अब चीज़ें चेंज हो रही हैं जिस तरह से आर्क इन्वेस्ट ने भी अपनी जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट किया कैश क्रिएशंस के अंदर जो SEC बोल रही है तो उसके लिए आपको अभी वीडियो आगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कितना इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इस लास्ट वीक के अंदर यहाँ पर US के अंदर हुई हैं स्पेशली ETF को लेके भी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो अब नेक्स्ट मूविंग ऑन इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स को हम यहाँ पर देखते हैं लेकिन यहाँ से अपडेट नहीं दे सकता तो कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा। तो चलो कंप्यूटर पे चलते हैं, लेट्स गो टू द कंप्यूटर। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन थोड़े से माइक्रो अपडेट्स देखते हैं कि इन्फ्लेशन नंबर और इंटरेस्ट रेट में कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए। तो सबसे पहले इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर फॉर द मंथ ऑफ नवंबर केम आउट एट 5.55%। यूएस का इन्फ्लेशन नंबर अगर आप देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ नवंबर केम आउट एट 3.1%। साथ में इस बार यूएस की FOMC ने इंटरेस्ट रेट को फिर से स्टडी रखा एट 5.25 to 5.5%। मतलब फिर से इंटरेस्ट रेट के अंदर कोई चेंज यहाँ पर नहीं आया। साथ में अगर आप यूके देखेंगे तो यूके ने भी इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा एट 5.25%। साथ में यूरोपियन यूनियन के ECB ने भी इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा एट 4.5%। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा यहाँ पर कट डाउन हो रहा है। साथ में इंटरेस्ट रेट जो इतने टाइम से बढ़ रही थी उसको भी अब यहाँ पर अनचेंज रख रहे हैं। पॉसिबली 2024 के अंदर अगर इन्फ्लेशन डाउन होता है तो रिडक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं और फाइनेंशियल मार्केट के लिए वो बेटर हो सकता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन एक काफी बड़ी न्यूज यूएस से यहाँ पर निकल के आई जो बिटकॉइन और पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी मैसिव और काफी बड़ी यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे यूएस के अंदर FASB डिपार्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड स्टैंडर्ड बोर्ड एक बेसिकली डिपार्टमेंट है जो आउटलाइन करता है कि यहाँ पर कंपनीज जो हैं उनको किस तरह से अकाउंटिंग यहाँ पर करनी है, क्या रूल्स जो है उनको यहाँ पर फॉलो करने हैं। तो बेसिकली वो रूल मेकिंग यहाँ पर करते हैं।
अब अगर आप देखेंगे FASB जो है, इन्होंने पहले बिटकॉइन या क्रिप्टो को वो एज अ लॉन्ग लिव्ड इंटेंजिबल एसेट की तरह कंसिडर करते थे। जैसे आप ये मान लीजिए, जैसे एक पेटेंट हो गया या कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उसी तरह से उसको कंसिडर यहाँ पर करते थे। कम्युनिटीज़ की तरह या बाकी किसी एसेट्स की तरह उसको कंसिडर यहाँ पर नहीं करते थे, और उससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती थी। अब उसी चीज़ को उन्होंने चेंज करके यहाँ पर ये बोल दिया कि अब बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो जो होंगे उनको फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। एंड ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि फेयर वैल्यू पहले इंटेंजिबल एसेट, तो इससे कैसे फायदा यहाँ पर हो सकता है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले अगर आप देखें, जैसे लॉन्ग लिव इंटेंजिबल एसेट की तरह यहाँ पर बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो को देखा जाता था। तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए यहाँ पर जैसे माइक्रो स्ट्रैटेजी है। अब माइक्रो स्ट्रैटेजी के पास यहाँ पर एक्स्ट्रा कैश था, उन्होंने $1 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन को यहाँ पर बाय किया। अब जब उन्होंने उसको बाय किया और उसको होल्ड करना स्टार्ट किया, तो अपनी अकाउंटिंग बुक के अंदर जब वो लिस्ट करेंगे, तो लिस्ट करेंगे कि भाई हमने $1 मिलियन के यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो बाय किया। अब सडनली आप यहाँ पर मान लीजिए बिटकॉइन जो है 20% यहाँ पर राइज कर जाता है। तो इन दैट केस, बिकॉज FASB पहले यहाँ पर बिटकॉइन को एज अ लॉन्ग लिव्ड इंटेंजिबल एसेट की तरह कंसिडर करता था, तो यहाँ पर जो कंपनी है फॉर एग्जांपल माइक्रो स्ट्रैटेजी, वो यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती इंक्रीज को, और उनको अपनी फाइनेंशियल बुक के अंदर फिर भी यही शो करना पड़ेगा कि हमारे पास अभी भी $1 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन यहाँ पर है। मतलब जो राइज आया वो दिखाई नहीं सकते कि हमारा अभी प्रॉफिट में ये इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर चल रहा है। अब उसी की बात आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है 60% गिर जाती है, तो वहां पर माइक्रो स्ट्रैटेजी कंपनी को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि प्राइस के अंदर यहाँ पर डिक्रीज आया और ऑलमोस्ट 40% डिक्लाइन हो गया। तो उनको शो करना पड़ेगा कि हमारे पास अब जो बिटकॉइन यहाँ पर है वो $600,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन ही यहाँ पर है। अब ये तो एग्जांपल होगा कि $600,000 तक यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिर के आ गई, तो इनको अकाउंटिंग बुक में शो करना पड़ गया। अब उसके बाद ये मान लीजिए फिर से यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस बढ़ जाती है और $1 मिलियन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्राइस जो है वहाँ पर आ जाती है। लेकिन क्योंकि प्राइस ऊपर गई है, तो अब यहाँ पर माइक्रो स्ट्रैटेजी कंपनी जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती प्राइस इंक्रीज को, सिर्फ लॉस जो है उसी को रिकॉग्नाइज यहाँ पर कर सकती है। तो फिर उनको तब भी यही शो करना पड़ेगा जब एक्चुअल वैल्यू वापस $1 मिलियन के आसपास आ गई, फिर भी यही शो करना पड़ेगा कि नहीं अभी भी हम $600,000 वर्थ ऑफ बिटकॉइन जो है यहाँ पर होल्ड करते हैं। सिर्फ एक ही तरीका है कि वहाँ यहाँ पर शो कर पाएंगे कि एक्चुअल में हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट के अंदर है, जब वो बिटकॉइन को यहाँ पर सेल करेंगे, और जब तक सेल नहीं करते हैं उनको ऐसे ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और यही केस जो है माइक्रो स्ट्रैटेजी के साथ भी यहाँ पर हुआ, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जिसके कारण आज की डेट में यूएस के अंदर कंपनीज जो है वो बिटकॉइन को अपनी बैलेंस शीट के ऊपर होल्ड करने से डरती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर प्राइस इतनी वॉलेटाइल नीचे गई तो हमको शो करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर गया तो हम शो नहीं कर सकते। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और जब से FASB का नया रूल यहाँ पर आया है कि अब उसकी फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, कि मतलब अकाउंटिंग हो रही है तो जो एक्चुअल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग कंसिडर यहाँ पर किया जाएगा, बिटकॉइन सेल करने की जरूरत नहीं है टू शो कि कितना प्रॉफिट या यहाँ पर लॉस हुआ है। तो उससे बहुत सारी कंपनी जो है आने वाले टाइम पे अब बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट के ऊपर होल्ड करने में कंफर्टेबल होगी, जो पहले यहाँ पर नहीं थी, बिकॉज रूल्स वर डिफरेंट। तो इसी कारण से ये एक काफी पॉजिटिव मूव है FASB का, एंड इसके कारण यूएस के अंदर और कंपनीज हमको देखने को मिल सकती हैं जो आगे जाके बिटकॉइन के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। बट नॉनदलेस यहाँ पर और भी रूल्स है, जैसे टैक्स को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके, जिसको लेके अभी क्लैरिटी नहीं है, और जब वो आ जाएंगे, जो प्रॉब्ली आने वाले टाइम पे यहाँ पर आ जाएंगी, तो और कंपनीज के लिए यहाँ पर जो चीज़ है ये पॉजिटिव हो जाएगी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन बिटकॉइन स्पॉट ETF की बात करेंगे, तो बहुत बड़ी अपडेट जो है यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF को लेके आई है, जहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे बहुत सारी मीटिंग्स जो है वो यहाँ पर हो रही है। जितनी भी एंटिटीज है जिन्होंने बिटकॉइन स्पॉट ETF के लिए अप्लाई कर रखा है, ऑलमोस्ट 4-5 उनकी कंटिन्यूसली मीटिंग यहाँ पर हुई है। लेकिन ये मीटिंग्स वगैरह तो चल रही है, विच गिव्स एन आइडिया कि बिटकॉइन स्पॉट ETF सूनर और लेटर आ जाएगा। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा डिफरेंट चीज़ है जो यहाँ पर SEC पुश कर रही है बिटकॉइन स्पॉट ETF को लेकर। तो अगर आप देखोगे स्पॉट ETF के अंदर होता ही है कि कोई भी अगर नए शेयर्स यहाँ पर इशू हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोल्ड के शेयर इशू है गोल्ड ETF के अंदर, तो उतने अमाउंट के गोल्ड जो है यहाँ पर कस्टडी के अंदर होल्ड करना पड़ेंगे। अब सिमिलरली यहाँ पर अगर बिटकॉइन का स्पॉट ETF आता है, तो जितने शेयर्स इशू होंगे उतने अमाउंट के बिटकॉइन जो है यहाँ पर कस्टडी के अंदर होल्ड करने पड़ेंगे, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट भी यहाँ पर बन जाता है। लेकिन करंटली अगर आप देखेंगे, जब अगर आपके पास कोई ETF है और उसके शेयर्स यहाँ पर इशू करें, तो अगर लोग उसको सेटल करना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, तो उसके बदले में जो भी एसेट है वो पा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर गोल्ड ETF का शेयर हो गया, अब उसको रिडीम किया तो उसके बदले में गोल्ड चाहिए, तो गोल्ड आपको वो मिल जाएगा, राइट। कि इन वे आपने इनडायरेक्टली होल्ड कर रखा है शेयर के थ्रू, जब आपको रिडीम करना आपने कर लिया। अब वही चीज बिटकॉइन स्पॉट ETF के साथ भी यहाँ पर कंपनी पुश करेगी। कल को अगर लोग जो है वो अपने बिटकॉइन स्पॉट ETF के शेयर्स उसको रिडीम करते हो, बोलते बदले में हमको बिटकॉइन चाहिए और सेटल करना है, तो उनको बदले में बिटकॉइन यहाँ पर मिल जाने चाहिए। अब उसी के अगेंस्ट में SEC ये प्रपोज करिए कि नहीं, लोग जब रिडीम करेंगे तो उनको बदले में बिटकॉइन नहीं देने, उनको बदले में आप कैश ही दो, जिस चीज़ के अंदर उन्होंने यहाँ पर बाई करी थी। एंड इसी चीज़ को लेके अभी मिसमैच है, जहाँ पर काफ़ी कंपनी जो है वो यहाँ पर पुश ये कर रही है कि अगर सेटलमेंट होता है तो इट शुड बी इन बिटकॉइन, लेकिन SEC जो है वो पुश कर रही है कि नहीं, यहाँ पर कैश के अंदर सेटलमेंट करो। अब उसको लेके अगर आप देखेंगे, कुछ यहाँ पर ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया है, जहाँ पर बिटवाइज जो है उन्होंने सेट कर लिया है कि अगर यहाँ पर लोग जो अपने शेयर्स को रिडीम करते हैं तो वो कैश के अंदर यहाँ पर रिडीम होंगे। और साथ में अब उसको इन्वेस्ट को वेलकरी जो है उन्होंने भी यहाँ पर अपडेट कर दिया एप्लीकेशन को, जहाँ पर वो भी बोल रहे हैं कि अगर SEC चाह रही है, बोल रही है कैश के अंदर सेटलमेंट करना,
तो उस तरह से हम कर लें। तो अब बाकी इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, ऑलमोस्ट 14-15 जो एप्लीकेशन ETF की यहाँ पर जैसे ब्लैक रॉक हो गई और आर्क इन्वेस्ट जिनका फाइनल डेडलाइन जो है वो जनवरी के अंदर यहाँ पर ड्यू है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा देखना कि क्या वो भी अपनी एप्लीकेशन जो है कैश सेटलमेंट के अंदर चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं। एंड हो सकता है यहाँ पर SEC जो है वो पुश तो भी यही कर रही है कि कैश सेटलमेंट हो, बट नॉनदलेस जो भी चीज़ यहाँ पर होती है बिटकॉइन सेटलमेंट वुड हैव बीन बेटर, बट इन द एंड जो भी चीज़ यहाँ पर होती है बिटकॉइन स्पॉट ETF आता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन सारी कंपनीज को इतने लार्ज अमाउंट ऑफ बिटकॉइन जो है वो बाय करने पड़ेंगे, जो प्रॉब्ली आई थिंक कॉइनबेस के साथ इनकी ऑलरेडी डील बन चुकी है, क्योंकि मेजॉरिटी ETF वालों की जो कस्टडी है यहाँ पर उन्होंने कॉइनबेस के साथ यहाँ पर रखी है। लेकिन प्रॉब्ली हो सकता है कि पहला जो यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF जो आता है वो कैश ओनली वाला आएगा एंड फिर प्रॉब्ली फ्यूचर में जाके वो चीज़ चेंज हो। स्टिल अ मूव इन द पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर एटलीस्ट अडॉप्शन वाइज अगर हम ETF की यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहेगा, आप देखना ये आर्क इन्वेस्ट की अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं जनवरी से पहले। अगर वो अपडेट करते हैं तो पॉसिबली हो सकता है हमको बिटकॉइन स्पॉट ETF जनवरी तक अप्रूव होते हुए देखने को मिले, और अगर वो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि जनवरी के अंदर उनकी जो एप्लीकेशन है उसको SEC यही रीजन देके डिक्लाइन कर दे कि नहीं कैश वाला हम यहाँ पर चाहते हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करें US के अंदर तो इतना अडॉप्शन इतनी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अब नेक्स्ट मूविंग ऑन हम इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया के अंदर एक रीसेंट रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश हुई है ISA Syntech की, जहाँ पर उन्होंने डिटेल शेयर करी कि कैसे 1% TDS जो है वो इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि अराउंड 185% सर्ज आया इन TDS रेवेन्यू लॉस, और साथ में यहाँ पर 2025 तक अगर TDS 1% ही रहा तो अराउंड 10,000 करोड़ का लॉस जो है वो यहाँ पर आ सकता है। और साथ में रिपोर्ट का ये बोलना है कि ऑलमोस्ट 94 रेवेन्यू जो है वो फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पर जा रहा है, जो एक्सचेंजेस करंटली इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। एंड ऑलमोस्ट 99.8% जो है वो ट्रेड्स अब्रॉड या फिर जो एक फॉरेन एक्सचेंजेस है उसके ऊपर यहाँ पर हो रही है, बिकॉज पीपल वांट टू स्किप टैक्स, एंड ओनली 0.2% जो है वो यहाँ पर फॉलो करते हैं टैक्स का पेमेंट। मतलब दैट्स अ ह्यूज नंबर। आई एम नॉट श्योर कितना ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर करेक्ट है यहाँ पर, लेकिन इन अ वे दे वांट टू गिव एन आइडिया कि कैसे 1% TDS जो है इम्पैक्ट कर रहा है, एंड डेफिनेटली दैट्स द रियलिटी। एंड इसी कारण से अगर आप देखेंगे रिसेंटली यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी रूल्स यहाँ पर फॉर्म करने चालू कर दिए कि फॉरेन एक्सचेंजेस जो है कैसे उनको इंडिया के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर वो रजिस्टर नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन जो है यहाँ पर लिए जाएंगे। बट आई होप इंडियन गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को रियलाइज करे एंड आने वाले टाइम पे चीज़ों को चेंज करे। क्रिप्टो इंडिया ने भी एक पिटीशन जो है आज से, जब ये TDS वगैरह और सारे रूल्स इंट्रोड्यूस हुए थे, वी स्टार्टेड, एंड उसमें कुछ सजेशंस थे जो वहाँ पर हमने शेयर करे थे पूरे कम्युनिटी के एफर्ट के साथ। तो वो भी पिटीशन जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छे सजेशंस है। अगर आपने नहीं देखा तो इस पिटीशन को डेफिनेटली आप देख सकते हैं, एंड उसको आप साइन भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। बट लेट्स होप कि इंडिया आने वाले टाइम के अंदर, पॉसिबली 2024 के अंदर इलेक्शन आ रहा है, तो थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव चेंज जो एटलीस्ट टैक्स को लेके, आई थिंक नेक्स्ट टैक्स का जो सेशन आने वाला है वहाँ पर कुछ राहत जो है दें, थोड़ी क्रिप्टो कम्युनिटी भी खुश हो कि हाँ यार कि इस गवर्नमेंट को वोट देना, ऐसा कोई चीज़ हो जाए। आई होप, व्हाट डू यू थिंक, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा? हमारे सपने जो है ऐसी सपने हमारे रह जाएंगे दुख भरे। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करते हैं KuCoin के बारे में। तो KuCoin ने यहाँ पर सेटलमेंट किया है $22 मिलियन का विद NYAG। अगर आप देखेंगे NYAG इज न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटिशा जेम्स, जिन्होंने KuCoin के अगेंस्ट में लॉसूट फाइल किया था, सेइंग कि न्यूयॉर्क के जो सिटीजन्स हैं वो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे, और जबकि KuCoin के पास यहाँ पर लाइसेंस भी नहीं है न्यूयॉर्क के अंदर रन करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर कानून का उल्लंघन किया है, और इसी कारण से $22 मिलियन का फाइन जो है वो KuCoin ने यहाँ पर पे किया है NYAG को। अब बाकी KuCoin से नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम Binance के ऊपर। तो Binance को अगर आप देखेंगे तो करंटली अभी भी यहाँ पर फाइट बैक कर रहे हैं अगेंस्ट SEC, जहाँ पर Binance ने यहाँ पर सबमिट किए डॉक्यूमेंट्स टू US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो उन्होंने ये बोला है कि करंटली जो हमारा सेटलमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ हुआ है दैट इज डिफरेंट, SEC वाला केस जो है डिफरेंट। तो अभी भी यहाँ पर Binance जो है SEC के अगेंस्ट में यहाँ पर फाइट बैक कर रहे हैं, बट वील हैव टू सी हाउ इट प्लेज आउट, क्योंकि जब उन्होंने सेटलमेंट किया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ, दैट मींस दे अग्री टू लॉट ऑफ थिंग्स के अगेंस्ट में उनके ऊपर यहाँ पर जो आरोप है वो लगाए गए थे। तो उसी चीज़ को SEC किस तरह से यूज़ करती है, आगे चीज़ें किस तरह से चलती है, वील हैव टू वेट एंड सी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, SEC ने यहाँ पर Coinbase की रूल मेकिंग पिटीशन जो है उसको यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया। अगर आप देखेंगे SEC ने आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक पिटीशन को फाइल किया था, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि SEC जो है हमारे अगेंस्ट में लॉसूट तो करी जा रही है, लेकिन कोई रूल मेकिंग जो उन्होंने अभी तक यहाँ पर नहीं करी है। तो उसी चीज़ को लेके दे गिव अस इंडिकेशन या कुछ इंस्ट्रक्शन दे कि भाई किस तरह के रूल्स क्रिप्टो के ऊपर लागू होने चाहिए ताकि हम अपने बिजनेस को रन कर पाए। तो पहले जो है SEC तो यहाँ पर कोई रिप्लाई दे नहीं रहा था उस चीज़ को लेके। तो जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने बोला भाई जवाब यहाँ पर दो। तो अब फाइनली उस जवाब के अगेंस्ट में उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बोला है कि नहीं, मतलब हमको कोई रूल मेकिंग करने की जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग लॉज जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं तो उसी से सारी चीज़ें जो है यहाँ पर फिक्स हैं, तो नए
लॉस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पर अगर आप देखेंगे ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, जो कॉइनबेस के फाउंडर यहाँ पर है, बेसिकली उन्होंने बोला कि दिस इज अनदर विन, क्योंकि पहले तो रूल मेकिंग के ऊपर कोई जवाब देते नहीं थे। अब जब हमने कोर्ट के थ्रू उनसे बुलवाया तो उन्होंने फाइनली नो बोल दिया। तो अब हम फिर से उनको कोर्ट में लेके जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि तुमने नो यहाँ पर क्यों बोला, ताकि जो रूल्स है वो यहाँ पर बनाए। तो कॉइनबेस अपनी तरह से पुश कर रहा है कि SEC जो सारा चीज़ें ग्रे एरिया के अंदर रखना चाह रहा है, जहाँ पर वो कहीं पर भी उठ के कोई लॉ सूट कर देते हैं लेकिन कोई रूल्स बताते नहीं है। तो कंपनीज को पता ही नहीं है कि क्या रूल्स है जिस पे काम करना है, वो सही नहीं है। और जब पूछो तो कोई जवाब देते नहीं है। इनफैक्ट कॉइनबेस तो इनके साथ भी काम कर रहा था, काफ़ी बार इनसे कंसल्ट भी किया और इन्होंने बोला था कि हम तो साथ में काम कर रहे थे कि बताओ कैसे रूल करना है। इनफैक्ट इन्होंने तो हमारे ऊपर ही लॉ सूट जो है यहाँ पर लगा दिया सारी इन्फॉर्मेशन लेके। तो उसी कारण से अब जो पूरा है यहाँ पर एक बैटल जो है कॉइनबेस और SEC के बीच में चल रही है। एंड वील हैव टू सी अभी जब कोर्ट के अंदर चीज़ जाती है तो किस तरह से चल रहा है। मतलब US के अंदर भी यू लुक एट थिंग्स, किस तरह से अडॉप्शन हो रही है। क्रिप्टो कंपनीज भी जो है किस लेवल पे यहाँ पर फाइट कर रही हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब अगर आप US का जिस तरह से पूरा सिस्टम चल रहा है, इट गिव्स एन आइडिया क्यों इनोवेशन के अंदर US जो हमेशा आगे रहता है। बिकॉज पीपल डोंट बैक डाउन, चाहे कैसी भी चीज़ें हो, कितनी भी हार्ड चीज़ें हो, दे ऑलवेज ट्राई टू विद द राइट वेज, दे ट्राई टू फाइंड वेज। देखो आप SEC इतना बड़ा डिपार्टमेंट है US का, उसके अगेंस्ट में चीज़ें करने के रूल्स नहीं दे रहे तो करो, जो ढंग के चैनल्स है उसको यूज़ करके। तो दैट्स द ओनली रीजन व्हाई US इज सो हाइड। यू कैन सी it's like not just the government, even the people there, companies there, वो मतलब they are not ready to back down, they are like नहीं fighting कि पूरा बताओ हमको इंडस्ट्री के लिए। तो ये ऐसी चीज़ जो है इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कि यहाँ पर हो, लेकिन यहाँ पर सिस्टम जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। व्हाट डू यू थिंक लाइक मतलब व्हेन यू सी ऑल दिस कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या आपको लगता है कि एक डिफरेंस जो है US और इंडिया के अंदर इस चीज़ को लेके है या नहीं है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो गाइस, ये हो गए इस वीक के अपडेट्स। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हैक्स ऑफ द वीक। और हैक्स तो क्या बताऊं, इस वीक तो इतने हैक हुए हैं हम, जहां पर सबसे पहले OKX का डेक्स जो है उसके ऊपर $2.7 मिलियन का यहाँ पर लॉस हुआ, जहां पर एक प्राइवेट की जो थी वो यहाँ पर लीक हो गई थी। OKX ने यहाँ पर बोला कि यूजर्स जो है उनके पैसे जो है हम रिम्बर्स कर देंगे, तो नॉट टू वरी अबाउट इट। साथ में अगर आप देखेंगे हार्डवेयर वॉलेट लेजर की यहाँ पर लाइब्रेरी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, जहाँ पर हैकर ने उनकी लाइब्रेरी को यहाँ पर ड्रेनर से रिप्लेस कर दिया। ये हैकर इसलिए कर पाया क्योंकि ये लेजर का एक फॉर्मर एम्प्लॉय था, उसके ऊपर हैकर ने फिशिंग अटैक किया और वो फिशिंग अटैक करके किसी तरह से उसको एक्सेस मिल गया, तो उसने यहाँ पर ड्रेनर जो है वही यहाँ पर चिपका दिया। और जब ये चीज़ हुई तो उसके कारण सुशी स्वैप, रिवोक कैश, ज़ैपर, इनफैक्ट मेटामास्क, किसी के साथ भी अगर आप लेजर वॉलेट को कनेक्ट कर रहे थे तो आप क्रिप्टो लूज कर सकते थे। एंड अप्रॉक्सीमेटली इस हैकर ने यहाँ पर $484,000 वर्थ ऑफ जो क्रिप्टो है वो भी यहाँ पर एक तरह से चोरी कर लिया था, जिसको इन दी एंड यहाँ पर तेथर जो है उन्होंने फ्रीज यहाँ पर कर दिया है। एंड इन दी एंड यहाँ पर लेजर जो उन्होंने यहाँ पर इशू को भी फिक्स कर दिया। बट पूरा ये जो इंसिडेंट हुआ, इन अ वे इट गिव्स एन आइडिया कि कैसे अभी भी अगर हम हार्डवेयर वॉलेट को देखेंगे, देयर इज़ अ नीड की और बेटर सिक्योरिटी और यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो हमको हार्डवेयर वॉलेट के साथ चाहिए। जब तक वो चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी, स्टिल देयर कैन बी अ रिस्क। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर लाइब्रेरी को रिप्लेस करके कोई यहाँ पर मतलब ड्रेनर को डाल सकता है, तो कल को यहाँ पर गवर्नमेंट भी अगर कंट्रोल करना चाहती है हार्डवेयर वॉलेट्स को, so they can easily approach these companies and force them to do something or update something। वैसे तो लेजर का बोलना ये कि ओपन सोर्स सारी चीज़ें वो यहाँ पर करने वाली हैं, बट what happened here is in a way not good, क्योंकि अगर आप देखेंगे लेजर इज वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हेयर। होपफुली आने वाले टाइम पे ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे कंपनीज और ओपन अप हो और इन सोल्यूशंस के ऊपर जाए, ताकि इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं किया जाए। बाकी अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, नेक्स्ट हैक के ऊपर मूव करते हैं। तो ये नेक्स्ट हैक हुआ है यहाँ पर NFT का, और ये बड़ा ही मतलब क्रिप्टो के जो हैक होते हैं वो सबसे फनी यहाँ पर होते हैं। जहाँ पर NFT को लेके एक P2P ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है NFT ट्रेडर, जिसके ऊपर लोग जो है यहाँ पर अपने NFTs को ट्रेड कर सकते हैं। अब ये NFT ट्रेडर जो है इसके ऊपर एक हैकर ने अटैक किया, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ ब्लू चिप NFT एसेट जो थे वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। मतलब इट वाज जो एक्सप्लॉइट था उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 37 BAYC, 13 MAYC, 4 वर्ल्ड ऑफ वुमेन, 6 वी फ्रेंड्स, और ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली 1000 इथेरियम वर्थ ऑफ विच इज लाइक $2.4 मिलियन वर्थ ऑफ NFTs जो थे वो यहाँ पर चोरी हो गए थे। अब जब ये पूरा इंसिडेंट सामने निकल के आया कि भाई इतना बड़ा चोरी यहाँ पर जो NFTs को लेके हो गई, बड़ी मतलब ये जो JPEGs हैं, ये बंदरों की पिक्चर है डिजिटल, इतनी महंगी वो चोरी यहाँ पर हो गई है। तो उसको लेके हैकर ने यहाँ पर रिप्लाई किया कि यार मैं बेसिकली यहाँ पर हैक नहीं कर रहा था और मैं कल्प्रिट यहाँ पर नहीं हूँ, हैकर कोई और था जिसने कोई एक्सप्लॉइट यहाँ पर ढूंढ लिया था NFT ट्रेडर के अंदर। लेकिन जब मैं देख रहा था तो मैंने कुछ चीज़ इसके अंदर पाई कि हाँ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर, तो इसी कारण से ताकि वो हैकर जो इन NFT को चोरी नहीं करे, इसलिए मैंने चोरी कर लिया यहाँ पर। और चिंता मत करो, मैं इसको सेफ यहाँ पर रख रहा हूँ, मैं जो लोग हैं उनको वापस दे दूंगा, लेकिन आप उसके बदले में जो है ना मेरे को 10% बाउंटी दे दो। मतलब ये 1000 इथेरियम वर्थ ऑफ या $2.4 मिलियन वर्थ ऑफ जो मैंने यहाँ पर NFT चोरी किया, उसका 10% मेरे को यहाँ पर दे दोगे तो मैं पूरे NFT जो है यहाँ पर आपको पे बैक यहाँ पर कर दूंगा।
तो बंदे का ये बोलना है कि यार मैंने तो अच्छा काम किया है, कोई और चोरी कर लेता है इसलिए मैंने चोरी कर लिया, मुझे 10% दे दो और तुम्हें वापस यहाँ पर दे दूंगा एंड तुम्हारे NFT जो है यहाँ पर कहीं नहीं गया। तो ये पूरा इंसिडेंट हुआ एंड वील हैव टू सी इन द एंड हाउ इट प्लेज। आई थिंक पॉसिबली लोग जो है बाउंटी पे करके अपने महंगे NFT जो है यहाँ पर ले लेंगे। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज बोथ इंसिडेंट, लेजर वाला और ये जो NFT वाला है? व्हाट डू यू थिंक? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो गाइस अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, अब देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन हम देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक। तो क्या आपको पता है कि आज से 13 साल पहले 13 दिसंबर 2010 लास्ट टाइम था जहां पर सतोशी नाकामोटो को ऑनलाइन देखा गया था बिटकॉइन फोरम के ऊपर। अगर आप देखेंगे बिटकॉइन फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां पर मेजरली इनिशियल डेज के बिटकॉइन के अंदर डेवलपमेंट और सारे चेंजेस को लेके जो बात होती थी वहीं पर होती थी। तो अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 11 दिसंबर ऐसा टाइम था जहां पर सतोशी नाकामोटो ने ये भी चीज़ बोला था कि वो थोड़ा सा यहाँ पर वरीड थे कि बिटकॉइन को कुछ ज़्यादा यहाँ पर अटेंशन मिल रहा है रेगुलर पीपल से। इस टाइम पे विकीलीक्स को लेके एक प्रॉब्लम थी यूएस गवर्नमेंट के साथ और विकीलीक्स ने बोला था कि डोनेशंस के लिए, क्योंकि उनके सारे पेमेंट चैनल को बंद कर रहे थे यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट, तो उन्होंने बोला था डोनेशन के लिए वो बिटकॉइन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और सतोशी नाकामोटो का ये बोलना था कि बिटकॉइन जो अभी भी बच्चे की तरह इतना बड़ा नहीं है कितनी बड़े अटेंशन को वो हैंडल कर पाए। सो ही वाज वरीड कि वो थोड़ा सा बिटकॉइन के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। एंड उसके बाद 13 दिसंबर था जहां पर उनको लास्ट टाइम ऑनलाइन देखा गया। उसके बाद भी ईमेल्स के थ्रू वो कुछ टाइम तक यहाँ पर कॉन्वर्सेशन करते थे लेकिन बिटकॉइन फोरम पे यहाँ पर नहीं आए। एंड उसके मंथ्स लेटर अगर आप देखेंगे जब बाकी डेवलपर्स उनको रीच आउट कर रहे थे तो सतोशी नाकामोटो का जो लास्ट प्राइवेट मैसेज था टू डेवलपर माइकल हर्न वो ये था सेइंग कि आई एम डूइंग अदर थिंग्स नाउ। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट्स। आई होप ये वीकली अपडेट जो है आपको अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केट? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। तो बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।